आहेत की आपण आजपर्यंत बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानापासून स्वातंत्र्यानंतर आपण जे काही मिळवलं हे धोक्यात येते काय, अशा प्रकारचं चित्र समोर आलेलं आहे. बंधूंनो, महत्वाची गोष्ट अशी की या सर्व गोष्टीचा जो मूळ आहे, जो राष्ट्रीय रोमर संघ, राष्ट्रीय षडयंत्र संघ, त्याचं नाव आहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यांच्या मुख्यालयावरच मोर्चा वामन मेश्रामनी काढला. ही फार मोठी घटना आहे. म्हणजे मीडिया दाखवत नाही, पण फार मोठी घटना आहे ही. त्यांना दहशतीत आणणारी घटना आहे. आणि त्याच्यानंतर नागपूरला शरद पवार आणि वामन मेश्रामजी यांची संयुक्त सभा झाली. ही फार मोठी घोषणा आहे, फार मोठा इशारा आहे. तसेच पवार साहेब बहुत हुशार आहेत की केव्हा कोणता काय करायचा. वामनजी मेश्राम साहेबांनी मुख्यालयावर मोर्चा काढला, निघाला, अटक झाली. त्याच्यानंतर 2-3 दिवसानंतर शरद पवार सोबत सभा झाली. आणि त्याच्यामध्ये शाहू महाराजांचे वंशज शाहू महाराज म्हणजे त्यांचे वंशज, मला वाटतं त्यांचे मुलेच आहेत, ते चिरंजीवच आहेत, ते सोबत होते. ही जी घटना आहे ही मोठी घटना आहे. आपण मला वाटते निगेटिव्ह भूमिकेतून, नैराश्यपातून बिलकुल जाऊ नये. म्हणजे खूप मोठ्या पद्धतीने आंदोलन सुरू आहे. आणि मला वाटते की RSS राष्ट्रीय षडयंत्र संघही म्हणतो आम्ही, राष्ट्रीय रोमर संघही म्हणतात, ते जर घाबरत असतील तर या देशामध्ये वामन मेश्रामला घाबरतात. तर असं चित्र आहे. बंधूंनो, आशावादी राहा, माणसं जोडा, लोक जागृती होत आहेत. अर्थात जास्त राजकीयकरण झालेलं आहे आमच्या ओबी समाजाचा. त्याचा एक पाय राजकारणात असते, पण झालाही पाहिजे असे म्हणतात. म्हणजे हक्क मिळाले पाहिजेत, पण पाय राजकारणात असते. परंतु जेव्हापर्यंत आपण प्रेशर टाकणार नाही, दबाव टाकणार नाही, तेथपर्यंत झुकणार नाहीत. बंधूंनो, परत यांच्या भूमिकेला, यांच्या यात्रेला चौधरी विकास पटेल यांचे मी स्वागत करतो. वोहोड चौधरी श्रीकांतदादा वोहोड यांचे स्वागत करतो. आणि या ठिकाणी मी थांबतो. धन्यवाद माननीय भाऊराव राउत सर. आपने इस देश में RSS को अगर कोई डराने वाला संगठन है तो वो बामसेब संगठन है. और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, इन्होंने जो 6 अक्टूबर 2022 को RSS के मुख्यालय पर 3.5 लाख लोगों का राष्ट्रव्यापी मोर्चा जो हम प्रोटेस्ट मार्च लेकर गए थे, उसको एहसास हो गया कि इस देश में कोई टकराव देने वाला संगठन है तो वो बामसेब, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और माननीय वामन मेश्राम साहब है. साथियों, इसके बाद मैं ज्यादा समय न लेते हुए जिनके नेतृत्व में इस देश भर में 31 राज्यों में 4,500 तहसीलों में 1.5 लाख से ज्यादा गांव में 22,000 ब्लॉक में 567 जिला में 25 मई 2022 को हमने भारत बंद किया था, वह नेतृत्व हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं. ऐसे नेतृत्व को मेरा सलाम है कि जिन्होंने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर, ईवीएम बैन करने के मुद्दे को लेकर, किसानों का MSP गारंटी कानून बनाने के मुद्दे को लेकर इस देश में बड़ा विचार परिवर्तनवादी संघर्ष जिन्होंने किया, उस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास चौधरी पटेल साहब, इनको मैं अनुरोध करता हूं कि उन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखे और हमको मार्गदर्शन करे. हेलो, हेलो.
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो कि ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में ओबीसी समाज के लोगों को जागृत करने का काम, संगठित करने का काम और जागृत और संगठित करके उनके हक अधिकार को लेकर सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से किया जा रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र व्यापी परिवर्तन यात्रा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से निकाली गई है। 21 जनवरी 2023 से नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करके ये परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है। पूरा 101 दिन तक ये परिवर्तन यात्रा पूरे महाराष्ट्र में रहेगी और महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा विधानसभाओं में ओबीसी को जागृत करने का काम, संगठित करने का काम इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से किया जाए। बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत दादा ओहाल ने इस परिवर्तन यात्रा को जाहिर तौर पर समर्थन दिया है और वो हमारी यात्रा के साथ लगातार चल रहे हैं, इसलिए हम उनको आभार व्यक्त करते हैं। जाति न्याय जनगणना समन्वय समिति जो है, उनके पदाधिकारी भी हमारी इस यात्रा में आए हुए हैं। उन्होंने भी हमारी यात्रा का समर्थन किया है, स्वागत किया है। उनका भी हम अपनी यात्रा की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, देश में ओबीसी की आबादी 52% है और देश में ओबीसी की आबादी 52% है और ये जो 52% ओबीसी वाले हैं, देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती। देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की होती है, हिजड़ों की भी होती है, मगर पिछड़ों की नहीं होती है, ओबीसी की नहीं होती। और ओबीसी की आबादी कितना है? तो ओबीसी की आबादी 52% है। वहां से गाड़ी से अपना माइक लाओ, गाड़ी से अपना माइक निकालो। ओबीसी की आबादी 52% है, मगर 52% आबादी वाले लोग लोकतंत्र में अधिकार वंचित हैं। और अधिकार वंचित से भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि 52% ओबीसी वाले जो लोग हैं, उनकी गिनती नहीं हो रही। तो सवाल ये है कि गिनती क्यों नहीं हो रही? दूसरा सवाल है, गिनती ना होने से क्या नुकसान हो रहा है? तीसरा सवाल है कि गिनती होने से क्या फायदा हो जाएगा? चौथा सवाल है, कौन से लोग हैं जो गिनती रोक रहे हैं? कई सवाल है। गिनती नहीं हो रही है एक सवाल है, मगर गिनती ना होने के पीछे कई सवाल है। तो उन सारे सवालों का जवाब हम लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया और जब संविधान लागू हो गया तो ये बात तय हो गई कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेगा। तो फिर प्रजा के लिए राजा कहां से आएगा? तो प्रजा के लिए राजा चुनने का काम जनता करेगी। जो जनता प्रजा के लिए राजा चुनने का काम कर रही है, उस जनता में आधे से 2% ज्यादा हम लोग हैं। जो जनता प्रजा के लिए राजा चुनने का काम कर रही है,
उस जनता में आधे से 2% ज्यादा हम लोग हैं। इसके बावजूद आजादी के 75 साल में हमको इस बात का रोना पड़ रहा है, इस बात के लिए यात्राएं चलानी पड़ रही है, इस बात के लिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, भारत बंद करने पड़ रहे हैं कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है। इसके लिए ये करना पड़ रहा है। एक तरफ आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ ओबीसी के लोग इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि देश में जानवरों की गिनती हो रही है मगर हमारी नहीं हो रही है। सवाल खड़ा होता है, क्या आजादी की लड़ाई में ओबीसी के लोग शामिल नहीं थे? क्या आजादी की लड़ाई ओबीसी के लोगों ने नहीं लड़ी? और अगर ओबीसी के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो क्या सोचकर लड़ी थी? अगर आजादी की लड़ाई ओबीसी के लोगों ने लड़ी तो ये सोचकर लड़ी थी कि जब अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएंगे तो इस देश में इंसाफ कायम होगा, और जब देश में इंसाफ कायम होगा तो देश में जो ओबीसी है इसके साथ भी इंसाफ होगा। ऐसा सोचा था जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। आज जो लोग नागपुर में बैठकर और दिल्ली में बैठकर देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके बाप दादा पुरखों की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को देश से खदेड़ देते। अगर हमारे पुरखे पूर्वज आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए होते तो अंग्रेज देश छोड़कर नहीं जाते। 52% लोगों के शामिल हुए बगैर अंग्रेज कैसे देश छोड़ के चले जाते? हमारे पुरखे पूर्वज अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, हमारे खुद के परिवार के आजाद हिंद फौज में थे। तो ये लड़ाई हमारे पुरखे पूर्वजों ने इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया, मगर जिनके पुरखे पूर्वजों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का देश से काम किया, आजादी के 75 साल में उनकी गिनती तक नहीं हुई। और 3.5% के जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने आजादी पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज नाम का विदेशी देश छोड़कर चला गया और ब्राह्मण नाम के विदेशी देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा करके रखे हुए हैं, इसलिए वो ओबीसी की गिनती करने के लिए तैयार नहीं। देश जब आजाद हुआ 1947 में, उसके पहले ही 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। बनना चाहिए था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि बहुमत उनके पास था, मगर गांधी जी ने अपनी पूरी ताकत लगाई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कौन बनेगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। जब गांधी जी से ये पूछा गया कि आपने पटेल इतना योग्य थे, उनको छोड़कर नेहरू को क्यों चुन लिया प्रधानमंत्री के लिए, तो गांधी जी ने जवाब दिया, नेहरू दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। सवाल खड़ा होता है, नेहरू क्यों दूसरे नंबर का पद नहीं स्वीकार करना चाहते थे? क्योंकि नेहरू ऐसा मानते थे कि नेहरू वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में ब्राह्मण है और ब्राह्मण ऊपर होता है, इसलिए वो ऊपर के पद पे रहेंगे, 2 नंबर के पद पे नहीं रहेंगे। इसलिए वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और गांधी जी उस वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। इसलिए उन्होंने जिसको बहुमत नहीं था उसको पहला प्रधानमंत्री बनाया और सरदार पटेल को बहुमत था, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। और नेहरू जब देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो 1951 में जनगणना का समय आया। जब 1951 में जनगणना का समय आया तो जवाहरलाल नेहरू ने सेंसस कमिश्नर को कहा कि जब अंग्रेज थे तो जाति के आधार पर जनगणना होती थी, लेकिन अभी अंग्रेज नहीं है तो अभी जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी, अब धर्म के आधार पर जनगणना होगी। तब से धर्म के आधार पर जनगणना होती है, जाति के आधार पर नहीं होती है, धर्म के आधार पर जनगणना होती है।
धर्म के आधार पर जनगणना क्यों होती है कि जो 52% ओबीसी है उसको हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के पीछे खड़ा किया जा सके। जनगणना नहीं करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है कि जब ओबीसी की जनगणना होगी 1931 में तो 52% थे, अगर आज जनगणना हो जाए तो 60 से 65% ओबीसी हो जाए। 60% से कम किसी भी स्थिति में देश में ओबीसी नहीं है। अगर 60% ओबीसी के लोग हैं तो उनको लगता है इनका अकाउंट ओपन हो जाएगा, इनका खाता खुल जाएगा। 60% लोगों का खाता खुलना नहीं चाहिए, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने गिनती को रोक दिया। क्योंकि जब आंकड़ा आएगा कि अरे 60% है तो कहेगा कि हम 3.5% के पीछे पीछे क्यों चले। जब हम खुद ही 60% है तो 3.5% के पीछे क्यों चले। तो 3.5% के पीछे नहीं जाएगा। सामाजिक क्रांति हो सकती है, राजनीतिक क्रांति हो सकती है, धार्मिक क्रांति हो सकती है, कई प्रकार की क्रांतियां हो सकती हैं। और क्रांति होगी तो जो अपने को ऊपर समझते हैं वो जमीन पर आ जाएंगे, आदमी के बराबर आदमी हो जाएगा। ब्राह्मण कभी नहीं चाहता कि आदमी के बराबर आदमी हो जाए, इसलिए वो जाति आधारित जनगणना नहीं करना चाहते। ओबीसी को 60% हिस्सा मिल जाएगा, लड़ाई लड़ लेगा। नहीं तो अभी क्या है, अभी की क्या स्थिति है, अभी 79.2%। अभी की क्या स्थिति है, अभी 79.2% क्लास 1 और क्लास 2 की सर्विसेज में ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। 52% हम हैं और 79.2% उनका कब्जा है। तो जिनका कब्जा है वो लोग कब्जा छोड़ देंगे आसानी से, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसको बंद करो। हेलो हेलो हेलो, अब गए उसका अच्छा। हेलो, अभी आवाज करे। हेलो, तो साथियों इस बात को जानने और समझने की जरूरत है। देश में ओबीसी की बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर उन समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि हमारी क्या समस्या है ये हम नहीं जानते। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। किस चीज से हमको फायदा है, किस चीज से हमको नुकसान है, ये हम नहीं जानते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले ओबीसी की गिनती को रोकने का काम किया। केवल गिनती को रोकने का काम नहीं किया, बल्कि आर्टिकल 340 जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा हुआ था, उस आर्टिकल 340 के तहत आयोग बनाने का जो काम था वो बाबा साहब अम्बेडकर के बार बार कहने के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू ओबीसी के लिए आयोग बनाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो उस इस्तीफे में एक बड़ा कारण ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना रहे हैं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। बहुत सारे ओबीसी के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस्तीफा दिया था उसमें एक बड़ा कारण ये था कि जवाहरलाल नेहरू ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना रहे। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो दबाव में आकर कालेलकर कमीशन नेहरू ने बनाने का काम किया। लेकिन कालेलकर कमीशन को रद्दी की टोकरी में डालने का काम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और कालेलकर कमीशन लागू नहीं हुआ। एक लंबी लड़ाई चली और लंबी लड़ाई के बाद मंडल कमीशन बना और मंडल कमीशन 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार थी तो मंडल कमीशन लागू किया गया। जब मंडल कमीशन लागू हुआ 31 ब्राह्मण वकील मिलकर मंडल कमीशन की केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए।
और पैसा लेकर के भी कोई बड़ा वकील मंडल के समर्थन में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लालू प्रसाद यादव जी जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो पैसा लेकर के वकील ढूंढ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। पैसा लेकर भी कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला है। 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा। ये फैसला आया। दूसरा फैसला आया कि ओबीसी को क्रीमी लेयर लगाया जाएगा। शेड्यूल कास्ट को क्रीमी लेयर नहीं, शेड्यूल ट्राइब को क्रीमी लेयर नहीं है। संविधान सभा ने क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को ही नकार दिया, तो फिर ओबीसी को क्रीमी लेयर किस आधार पर लगाया गया? मगर सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी को क्रीमी लेयर लगाया गया। और जब क्रीमी लेयर लगाया गया तो क्या हुआ? जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम है, वो ओबीसी क्रीमी लेयर में आ गया। और जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, वो क्रीमी लेयर में नहीं है। मगर जब अपने बच्चे को वही एजुकेशन नहीं दिला सकता, तो उसका बच्चा रिजर्वेशन का फायदा कैसे लेगा? रिजर्वेशन ऊपर से खत्म हो गया, रिजर्वेशन नीचे से खत्म हो गया। इतनी बड़ी साजिश ओबीसी के साथ मंडल कमीशन लागू करने में हुई। जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा कि तुम खा लो। मुझे कल परसों में कुछ किसान मिले, हमने उनको पूछा, क्या आप लोग अपने बच्चे को डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाने लायक हो? उन्होंने कहा फीस बहुत ज्यादा है, हम लोग डॉक्टर की पढ़ाई अपने बच्चे को डॉक्टर की कोचिंग नहीं करा सकते। जो नीट की परीक्षा होती है उसकी तैयारी की कोचिंग नहीं करा सकते। पढ़ाई पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने कहा कि आजादी के 75 साल में देश का इतना ज्यादा विकास हो गया कि पहले मजदूर आदमी अपने बच्चे को पढ़ाकर डॉक्टर बना लेता था, किसान आदमी अपने बच्चे को पढ़ाकर डॉक्टर बना लेता था। लेकिन आजादी के 75 साल में देश का इतना ज्यादा विकास हो गया कि अब देश का किसान मजदूर अपने बच्चे को पढ़ाकर डॉक्टर नहीं बना सकता है। इतना ज्यादा देश का विकास आजादी के 75 साल में हो। कितनी बड़ी साजिश हुई। एक तरफ हमको क्रीमी लेयर लगाया गया, दूसरी तरफ फीस कई गुना ज्यादा बढ़ा दी। एक तरफ हमको क्रीमी लेयर, दूसरी तरफ फीस बढ़ा दी गई। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, जिनकी नियुक्ति रोकी गई नरेंद्र मोदी की सरकार में, वो क्यों रोकी गई? क्रीमी लेयर की वजह से रोकी गई। जो पढ़ा सकते हैं वो क्रीमी लेयर में, जो नहीं पढ़ा सकते वो अपने आप ही बाहर। इस वजह से ओबीसी का रिजर्वेशन का कोटा आज तक पूरा नहीं किया गया, आज तक भरा नहीं गया, क्योंकि जो पढ़ा सकता है वो क्रीमी लेयर की वजह से नौकरी में नहीं आएगा, और जो नहीं पढ़ा सकता वो अपने आप ही नौकरी से बाहर हो जाएगा। इतनी बड़ी साजिश 92 में ओबीसी के साथ में हुई। मगर इतनी बड़ी साजिश को क्या देश का ओबीसी समझ पाया? आज तक भी नहीं समझ पाया। वो तहसील से सर्टिफिकेट बनाता है और लगाता है सर्टिफिकेट और नौकरी लेता है, लेकिन मंडल कमीशन क्या है उसको पता ही नहीं है जिस पर नौकरी लेता है। मैंने तो बहुत सारे ओबीसी को पूछा, सभाओं में पूछता हूँ, मंडल कमीशन पढ़ा है क्या? तो ये तो ज्यादा कठिन सवाल है। पढ़ा है क्या? ये तो ज्यादा कठिन सवाल है। अरे देखा है क्या? तो बहुत सारे ओबीसी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट देखी भी नहीं है। पढ़ने का तो सवाल ही नहीं है, देखी नहीं है। मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू की गई, बाकी सिफारिशें नहीं लागू की गई थी। इतनी बड़ी धोखेबाजी को अगर ओबीसी के लोग समझते तो क्या होता? ओबीसी के लोग दिल्ली का संसद भवन घेर लेते और कहते 52% को 52% मिलना चाहिए, मंडल की सभी सिफारिशें लागू होनी चाहिए, क्रीमी लेयर हटाया जाना चाहिए। संसद घेर लेते तो मिल जाता। मगर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के लोगों ने सोचा
अरे ये तो संसद घेर लेंगे, संसद घेर लेंगे तो जो इनके अधिकार पर, इनके हिस्से पर 3.5% लोगों ने कब्जा किया हुआ है, इनका हिस्सा इनको वापस करना पड़ेगा। ये संसद ना घेर पाए इसके लिए इनको रोजगार देना पड़ेगा। ब्राह्मण ओबीसी को 24 घंटे का रोजगार दिए हुए हैं। ओबीसी के लोग बेरोजगार नहीं है, रोजगार है उनके पास। कौन सा रोजगार है? दिन रात 24 तास मुसलमानों का विरोध करो, ये रोजगार है। तो ओबीसी के लोगों को रोजगार दे दिया आरएसएस के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने। क्या रोजगार दे दिया? आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला, मोदी को उसका सारथी बनाया और कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। मुझे उस दिन नागपुर में सभा थी, सभा खत्म हुई तो एक आदमी मेरे पास आया गाड़ी में, बोला मैं भी गया था गिराने के लिए। 16 नवंबर 1992 को जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उसमें ओबीसी के साथ धोखाधड़ी हुई और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी। क्यों? मंडल की मुद्दे को दबा दिया जाए और मंदिर के मुद्दे को हवा में उछाल दिया गया ताकि ओबीसी के लोग समझ ना पाए कि उनको क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या मिलना चाहिए था, ये समझ ही ना पाए। बहुत सारे ओबीसी के लोग तो उस समय ये भी नहीं समझ पाए कि उन्हें आरक्षण मिला है। बहुत सारे ओबीसी के लोगों को बताया गया अरे शेड्यूल कास्ट का आरक्षण बढ़ा दिया गया, मिल रहा था उनको बताया गया कि शेड्यूल कास्ट का बढ़ा दिया गया। मंदिर की लड़ाई में बहुत सारे ओबीसी के लोग गए। विनय कटियार उस समय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे यहाँ के। कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री, उमा भारती, परवीर तोगड़िया गुजरात के, ऐसे तमाम बड़े बड़े ओबीसी के लोगों को सामने किया गया और मस्जिद गिरा दी। मस्जिद गिर गई क्योंकि ओबीसी का आदमी जहां जाएगा 52% है तो वहां तो काम तो फाइनल कर ही देगा। आजादी के आंदोलन में ओबीसी के लोग लगे तो अंग्रेज भाग गए और जब मस्जिद गिराने के काम पर आरएसएस के लोगों ने लगाया तो मस्जिद भी गिर गई। अब चलो गिर गई तो तुम अंग्रेजों को भी भगा लिए, तुम मस्जिद भी गिरा लिए, तुम दूसरी बात के लिए लड़ रहे हो तो अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर अधिकार को लेकर चेतना जागृति नहीं है। अगर वो ओबीसी संसद भवन घेरा होता तो 52 को 52 उसी समय मिल गया होता, लेकिन बाबरी मस्जिद घेर लिया तो बाबरी मस्जिद गिर गई। चलो गिरा लिया, अभी विजय भी तुम्हारी हो गई, अभी मंदिर भी बन रहा है। मगर आरएसएस के लोगों से पूछो तो, अरे ट्रस्ट में एक भी ओबीसी रखा क्या? अरे लड़ाई लड़ने के लिए विनय कटियार थे, लड़ाई लड़ने के लिए उमा भारती थी, लड़ाई लड़ने के लिए कल्याण सिंह थे, लड़ाई लड़ने के लिए परवीर भाई तोगड़िया थे, ये सारे के सारे ओबीसी के थे। जब लड़ाई लड़ना था तब ओबीसी सबसे बड़का वाला हिंदू था। जब लड़ाई लड़ना था तब ओबीसी वीआईपी दर्जे का हिंदू था। ओबीसी 3 समय हिंदू होता। अगर भाजपा को वोट डालना हो तो हम पहले नंबर के हिंदू होते हैं, अगर चंदा देना हो तब भी हम पहले नंबर के हिंदू होते हैं, और अगर मुसलमान से लड़ना हो तब हमारे मुकाबले का कोई हिंदू ही नहीं होता, तब हम वीआईपी दर्जे के हिंदू होते हैं। ब्राह्मण 3 किलोमीटर पीछे रहते हैं, पता नहीं लड़ाई में क्या हो जाए तो पीछे ही रहते हैं, और ओबीसी को आगे रखते हैं, तुम ही लड़ो। तो जब लड़ना था तब विनय कटियार हिंदू, कल्याण सिंह हिंदू, उमा भारती हिंदू, परवीर तोगड़िया हिंदू, तमाम ओबीसी के नेता हिंदू। और जब ट्रस्ट बनाना हुआ, एक भी ओबीसी को देश भर से राम मंदिर के ट्रस्ट में नहीं रखा, तब ओबीसी हिंदू नहीं है। जब ट्रस्ट में रखना है तब हिंदू नहीं है। अरे हमने कहा आरएसएस बीजेपी के लोगों, अरे भाई
दूसरे ओबीसी के लोग तुम्हारी निगाह में अच्छे वाले हिंदू नहीं होंगे, उनको मत रखो। जो अच्छे हिंदू थे, जिन्होंने मंदिर की लड़ाई लड़ी और जिसकी वजह से ओबीसी का सत्यानाश हो गया, कम से कम उन गुलाम अच्छे हिंदुओं को तो रख दो ट्रस्ट में, मगर उनको भी नहीं रखा। और रखने का तो छोड़ो, जब शिलान्यास हो रहा था वहां की हवा तक नहीं लगने दिया। रखने का ट्रस्ट में तो छोड़ो, वहां की हवा तक नहीं लगने दिया। तो ओबीसी को हिंदू के नाम पर केवल इस्तेमाल किया जाए। ओबीसी का इस्तेमाल करो और ओबीसी को फेंक दो। ओबीसी का हिंदू के नाम पर इस्तेमाल करो और फेंक दो। ये जो आरएसएस बीजेपी की नीति है, इस नीति को ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। ओबीसी हिंदू बना रहे और ब्राह्मणों के खाते में जमा रहे हिंदू के नाम पर, इसलिए ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। आजादी के 75 साल में नहीं हो रही। मोदी जी कहते हैं हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे हमको शर्म आए। अरे मैं कहता हूं मोदी जी, आपको किसी बात के लिए शर्म महसूस हो ना महसूस हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक बात के लिए जरूर शर्मसार होना चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप जानवरों की गिनती कर रहे हो मगर ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे हो। इसके लिए जरूर आपको शर्म आनी चाहिए। क्या चल रहा है? 52% की वैल्यू नहीं। 52% की वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि 52% अपनी वैल्यू खुद ही नहीं समझता। 52% अपनी कीमत खुद ही नहीं समझता। 52% अपनी बोली खुद ही नहीं बोलता। 52% उनकी बोली बोलता है तो उनका राज है। अगर 52% अपनी बोली बोले तो 52% वाले का राज हो सकता है। लोकतंत्र में बोली नहीं चलती, लोकतंत्र में बोली चलती है। और जो अपनी बोली बोलना जानता है वो शासक होता है, और जो अपनी बोली बोलना नहीं जानता है वो शासित होता है, गुलाम होता है, और उसकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। ओबीसी वाले उनकी बोली बोलते हैं तो वो राजा है। अगर हम अपनी बोली बोले, अरे भाई आमदार साहब, खासदार साहब, हम आपको जिता कर तो भेजते हैं, आप ओबीसी की बात क्यों नहीं करते? वहाँ आप ओबीसी की गिनती की बात क्यों नहीं करते? ओबीसी की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? अगर हम ऐसा सवाल खड़ा करें, ऐसा सवाल पैदा करें और हम अपनी बोली बोलना शुरू करें कि जो ओबीसी की बात करेगा वही आमदार होगा, वही खासदार होगा, वही चीफ मिनिस्टर होगा, वही प्राइम मिनिस्टर होगा, अगर ये तय करने का काम हम लोग करें तो लोकतंत्र में हमारी संख्या ज्यादा है और हम कर सकते हैं। मगर हम क्या करते हैं? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर नेता चुनते हैं। अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले को नेता नहीं चुनते, जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर नेता चुनते हैं। और इसकी वजह से आजादी के 75 साल में हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ओबीसी वाले कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे नेता थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने हमारी गिनती रोक दिया और हमारा आयोग नहीं बनाया। फिर ओबीसी वाले कहते हैं उसके बाद अगर कोई बढ़िया नेता हुआ, प्रधानमंत्री हुआ तो अटल जी थे। ओबीसी के लोग हमको कहते हैं कि एक तो जवाहरलाल नेहरू बढ़िया नेता थे और दूसरा अगर कोई बढ़िया नेता हुआ तो अटल बिहारी हुआ। जवाहरलाल नेहरू बढ़िया नेता है, इसका प्रचार ब्राह्मणों ने किया, और अटल बिहारी बढ़िया नेता है, इसका भी प्रचार ब्राह्मणों ने किया। न जवाहर ने हमारी गिनती किया, न अटल ने हमारी गिनती किया, तो हमारे लिए बढ़िया नेता कैसे? अरे जिसने हमको अधिकार नहीं दिया वो हमारे लिए बढ़िया नेता कैसे हो सकता है? मगर हमारे लोग कैसे बढ़िया नेता मानते हैं? हमारे लोग मुरारी बापू को सुनते हैं, आसाराम बापू को सुनते हैं, डोगरे महाराज को सुनते हैं, पता नहीं किस किस महाराज को सुनते हैं। वो सुनते हैं, समझते कुछ नहीं, वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और भजन में एकदम से लीन हो जाते हैं। तो इनके कानों को अच्छी लगने वाली बात होनी चाहिए, वो बात इनके पक्ष में हो रही है कि विरोध में हो रही है, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कान को अच्छी लगने वाले, अरे अच्छी लगने वाली बात से कल्याण होता है क्या?
कल्याण करने वाली बात से कल्याण होगा, कान को अच्छी लगने वाली बात से कल्याण नहीं होगा। अरे अटल बहुत अच्छा बोलते थे, अरे मोदी बहुत अच्छा बोलते हैं। अरे अच्छा बोलता है और तुम्हारे खिलाफ में सारा काम करते हैं, तो ऐसा अच्छा बोलने से क्या फायदा है? कोई फायदा है? ऐसा अच्छा बोलने से कोई फायदा है? ओबीसी के राष्ट्र के प्रति जो हमारी सहानुभूति है, राष्ट्र के प्रति जो हमारी संवेदनाएं हैं, इसका 3.5% के लोग नाजायज फायदा उठा। आजादी के समय में भी हमको कहा गया देश की आजादी का मामला कुर्बान हो जाओ, हमारे पुरखे पूर्वज कुर्बान हो गए, कुछ नहीं मिला आजादी के बाद में हमारे लोग। और आज भी आरएसएस वाले क्या कहते हैं? अरे देश का मामला है, इकट्ठा हो जाओ। वो देश का सत्यानाश कर रहे हैं और हमको देश के नाम पर इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कहते हैं? एक एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। अरे इकट्ठा हो जाए, तुम्हारा प्रधानमंत्री बना दिया इकट्ठा हो करके, तुम हमारी गिनती नहीं कर रहे हो, तुम्हारा प्रधानमंत्री बना दिया इकट्ठा होकर। अभी कहाँ इकट्ठा हो जाए? अभी कहाँ इकट्ठा हो जाए? आजादी के 75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना और न बनने की लाइन में कोई, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं बना, एक भी शेड्यूल ट्राइब नहीं बना। नरेंद्र मोदी को छोड़कर एक भी ओबीसी देश का प्रधानमंत्री 5 साल के लिए नहीं बना। देवगौड़ा कुछ दिन के लिए बने थे, जाति जनगणना का फैसला किया, सरकार गिरा दी बराबर। चौधरी चरण सिंह कुछ दिन के लिए बने थे, सरकार गिरा दी गई। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने नहीं, आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाया। क्योंकि 2011 में हम लोगों ने जाति जनगणना का मामला खड़ा किया था। 2011 में जब हम लोगों ने जाति जनगणना का मामला खड़ा किया था, तो अमन मेश्राम साहब ने 51,000 प्रोग्राम पूरे भारत में जाति जनगणना पर करने का काम किया था। देश में हंगामा खड़ा हो गया, देश में जितने ओबीसी के नेता थे वो खड़े हो गए और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा, शरद जी ने कहा, लालू जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, तमाम ओबीसी के नेताओं ने कहा जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते। पार्लियामेंट बंद कर दिया। और जब पार्लियामेंट बंद हो गई, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, कहा करेंगे, किया नहीं। जनगणना के नाम पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट भी आज तक पब्लिश नहीं किया। कांग्रेस वाले घबरा गए, बीजेपी वाले घबरा गए, आरएसएस वाले घबरा गए। अब इसका समर्थन करें तो खतरा और विरोध करें तो भी खतरा। समर्थन करें तो क्या खतरा है? अरे जनगणना हो जाएगी तो राजा हो जाएगा। मंडल कमीशन ने कई ओबीसी मुख्यमंत्री दिए, मंडल कमीशन ने कई ओबीसी मुख्यमंत्री दिए। मंडल आंदोलन की वजह से देश भर में ओबीसी के लोग मुख्यमंत्री बने। और जाति जनगणना का मुद्दा ये मंडल कमीशन से कई गुना बड़ा मुद्दा है। ये देश में ओबीसी का प्रधानमंत्री देने वाला मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है। वो जानते, इसलिए उन्होंने सोचा अगर जाति जनगणना करते हैं तो राजपाट छूटता है, और नहीं करते हैं तो ओबीसी विरोध में जाता है। अगर इसका विरोध करते जाति जनगणना का तो भी राजपाट छूटता है। आगे कुआं है, पीछे खाई। समर्थन करते हैं, जाति जनगणना करवाते हैं तो ओबीसी चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, संगठित हो जाएगा, तो राजपाट छूट जाएगा। और अगर नहीं करवाते, इसका विरोध करते हैं तो भी राजपाट छूट जाएगा। तो इसलिए उन लोगों ने प्लान बनाया, ना समर्थन करना है ना विरोध करना है, इसको डाइवर्ट करना है। आपके महाराष्ट्र से अन्ना हजारे को उठाया, हरियाणा से बाबा रामदेव को उठाया और अभियान पूरे टीवी पर चलवाया कि देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, जन लोकपाल आना चाहिए। टीवी वाले ऐसे बता रहे थे जैसे राजा हरिश्चंद्र या तो ईमानदार थे, कभी उनकी कहानी बताई जाती है, या उसके बाद अन्ना हजारे ईमानदार है, बाकी बीच में कोई ईमानदार आदमी धरती पर पैदा नहीं हुआ है। इस प्रकार से टीवी अखबार वाले शो कर रहे थे, दिखा रहे थे।
मैंने उसी समय कहा था, जिस दिन ओबीसी की गिनती का मुद्दा दब जाएगा उस दिन अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो जाए। गायब हो गया। जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान लोग अन्ना हजारे को ढूंढ रहे थे टार्च लेकर। अरे भाई कहाँ गए अन्ना हजारे? किसान है, किसानों के ऊपर संकट आया है, थोड़ा आकर हमारा भी समर्थन कर दे। मगर अन्ना हजारे मिले नहीं। बाबा रामदेव तो बनिया हो गए, बिजनेसमैन हो गए, वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मुद्दा इतना क्यों उछाला गया? ताकि ओबीसी के लोगों को इसमें शामिल किया जाए। जैसे मंडल को काउंटर करने के लिए मंदिर का मुद्दा उछाला गया था, वैसे जाति जनगणना के आंदोलन को काउंटर करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा किया गया था। और उसकी चेतना को ध्यान में रखते हुए आरएसएस के लोगों ने सोचा, अगर हम किसी ब्राह्मण को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाते हैं, ओबीसी वोट देगा नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हम ओबीसी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाते हैं तो ओबीसी सोचेगा कम से कम अपना आदमी है, गिनती तो कर ही लेगा, ज्यादा कुछ नहीं करेगा तो गिनती तो कर ही लेगा, अपना आदमी है। तो ये सोचकर आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया। इसलिए मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। आरएसएस के ब्राह्मणों ने मुखौटा लगाया ताकि मोदी का चेहरा दिखे और ओबीसी के लोग मोदी को देखकर वोट दें। मोदी ने भी कहा कि मैं नीच जाति का हूँ, मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं पिछड़ी जाति का हूँ, इसलिए मेरा अपमान होता है। हमारे लोगों ने सोचा मोदी अपना आदमी है, उसका अपमान लोग कर रहे हैं, अगर उसको प्रधानमंत्री बना देंगे तो मोदी अपने अपमान का बदला ले लेंगे और अपने समाज का जो 75 साल में अपमान हुआ है उसका भी बदला ले लेंगे। तो हमारे लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। मगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, जानवरों की गिनती किया, और जब महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और कहा कि हमें महाराष्ट्र में ओबीसी के आंकड़े चाहिए योजनाएं लागू करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट को अनुरोध किया कि आप केंद्र सरकार को कहिए कि या तो ये 2011 के आंकड़े हमको दे दे, या तो 2021 की जो जनगणना होने जा रही है उस जनगणना में जाति आधारित जनगणना कर ले। तो नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया कि हम ना तो 2011 के सर्वे के आंकड़े दे सकते हैं और ना ही ओबीसी की गिनती कर सकते हैं। ये एफिडेविट लगाया एक ओबीसी का प्रधानमंत्री। ओबीसी की गिनती ना करने के लिए एफिडेविट लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? आश्चर्य करने वाली बात है। क्योंकि आप मूर्ख से मूर्ख आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी थमा दो और उसको कहो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ले, तो महामूर्ख आदमी भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता है। वो भी समझता है कुल्हाड़ी से हमारा पैर ही कटेगा, नहीं काटता है। नरेंद्र मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे अपने ही समाज के पैर पर कुल्हाड़ी चला सकते हैं? मगर कुल्हाड़ी चल रही है। 314 ओबीसी के बच्चों की 2015 में नियुक्ति रोकी गई, ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद की गई, बजट में ओबीसी के विकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया, और जानवरों की गिनती की गई मगर ओबीसी की गिनती नहीं की गई। ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी चल रही है। कुल्हाड़ी आगे चेहरा नरेंद्र मोदी का है, पीछे से आरएसएस के लोग चला। आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को कहा, देखो तुमको जितना भाषण करना है करो, देश में करना है करो, विदेश में करना है करो, सारी व्यवस्था है। इसके बावजूद भी अगर तुमको समय बचता है तो उत्तर प्रदेश जाओ, गंगा में जाओ, वहां खड़े होकर के आरती करो। 2 पैर पर खड़े होके करना है तो 2 पैर पर खड़े होके आरती करो, और 1 पैर पर खड़े होके करना चाहते हो तो 1 पैर पर खड़े होके आरती करो। और इससे भी मन नहीं भरता है तो रेडियो पर मन की बात करो। तुम्हारे मन की बात देश की जनता नहीं सुनना चाहती तो कोई बात नहीं है, प्रशासन ऑर्डर निकाल देगा कि तुम्हारे मन की बात स्कूलों में बच्चों को सुनाई जाए।
तो अभी स्कूलों में बच्चों को मन की बात सुनाई जा रही, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया जनता को मोदी जी के मन की बात सुनने में कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया है, तो बच्चों को मन की बात सुनाई जा रही। और अगर इससे भी नहीं तुम्हारा समय पूरा होता तो मन की बात के साथ साथ भले तुम परीक्षा दिए कि नहीं दिए, तुम परीक्षा की बात भी करो, वो भी बच्चों को सुनाया जाएगा। तो मन की बात भी बच्चों को सुनाया जा रहा है, परीक्षा की बात भी बच्चों को सुनाया जा रहा है। मगर आरएसएस वालों ने कहा ये सब तुम करो मगर ओबीसी की बात मत करो, ये सब तुम करो मगर ओबीसी की बात मत करो। 8 साल के कार्यकाल में एक बार भी नरेंद्र मोदी ने ओबीसी की बात नहीं किया। मन की बात करते हैं, ओबीसी की बात नहीं करते। इसका मतलब ये है अगर वो खुद होकर ओबीसी होकर के कोई ओबीसी हो और उसके मन में ओबीसी की बात ना आए, ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी के मन में भी ओबीसी की बात आती होगी, मगर आरएसएस वालों ने कहा है मन के अंदर ही दबा के रखना, ओबीसी की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी 8 साल में ओबीसी की बात नहीं करते। 2021 में जनगणना होनी थी, कोविड की वजह से नहीं हो पाई। 22 भी चला गया कोविड की वजह से। अरे भाई, कोविड में चुनाव हो रहे हैं, कोविड में यात्राएं बड़ी बड़ी चल रही है, कोविड में जनसभाएं बड़ी बड़ी हो रही है। अरे जनगणना कोविड में क्यों नहीं हो सकती? कोविड का मामला नहीं है, मामला क्या है? आरएसएस को पता है ओबीसी बहुत नाराज है जनगणना को लेकर। अगर जनगणना किया और उसमें जाति आधारित जनगणना नहीं किया तो ओबीसी विद्रोह खड़ा करेगा, तो 24 का चुनाव जीतना संभव नहीं होगा। तो इसलिए आरएसएस वालों ने कहा 24 तक रोक के रखो, जनगणना ही रोक के रखो। तो अब ओबीसी को समझ लेना चाहिए कि ये षड्यंत्र कर रहे हैं आरएसएस के लोग कि 2024 तक जनगणना को रोक कर रखो। अरे भाई, 24 तक जनगणना को रोकोगे, तुम विकास 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 करते रहते हो। विकास के लिए डाटा कहां से आएंगे? विकास कैसे होगा? महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? ओबीसी का डाटा नहीं है। एससी एसटी का क्यों नहीं खत्म होता? एससी एसटी की हर 10 साल में गिनती होती है, इसलिए उसका नहीं खत्म होता। उसका डाटा सरकार के पास में है, ओबीसी का नहीं है। इसलिए अरे डाटा के बगैर विकास कैसे होगा? विकास 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 कर रहे हो, डाटा के बगैर विकास कैसे होगा? डाटा जनगणना से आएगी, मगर जनगणना नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? 24 का इलेक्शन जीत लो और उसके बाद ओबीसी की गिनती के बगैर ही गिनती करेंगे। ये जो षड्यंत्र है, इसको ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है और आने वाले समय में षड्यंत्रकारियों को सबक सिखाने की जरूरत है। क्योंकि जनगणना के बगैर ओबीसी के लिए कोई योजना लागू नहीं हो सकती, बगैर डाटा के कोई योजना लागू नहीं हो सकती। लंबे समय से हम लोग कह रहे हैं 52 को 52 मिलना चाहिए, आज तक नहीं मिला। क्यों? वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, और जब 10% देना हुआ ईडब्ल्यूएस को तब कैसे हो गया? तब 50% से ऊपर कहां से आ गया? जिनका 79.2% 80% पहले से कब्जा है, उनको 10% और दे दिया गया। और ओबीसी वाले 52% है, वो कह रहे हैं जितना हमारा हिस्सा है उतना दे दो। आज तक देने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है। साजिश हो रही है देश में ओबीसी के साथ में। इसलिए हम लोग ओबीसी को जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं कि 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। 52% को 52% मिलना चाहिए। जब अब 50% की सीमा क्रॉस ही हो गई है 10% लागू करने के बाद, तो ओबीसी को क्यों नहीं मिल रहा?
मिलना चाहिए। इसके लिए भी ओबीसी को जागृत होने की जरूरत है और लड़ाई लड़ने की जरूरत है। देश में किसानों की बहुत बड़ी समस्या है और विदर्भ के किसानों की तो और भी बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी संख्या में विदर्भ से किसान आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किसान जब मार्केट में कोई चीज खरीदने जाता है, मान लो आप कपड़ा खरीदने मार्केट में गए, जूता खरीदने मार्केट में गए, चप्पल खरीदने मार्केट में गए, साइकिल मोटरसाइकिल कार खरीदने मार्केट में गए, तो आप दुकानदार को पूछते हो, एजेंसी वाले को पूछते हो कितने में दोगे? क्या पूछते हो? मोबाइल कितने में दोगे? कपड़ा कितने में दोगे? जूता कितने में दोगे? चप्पल कितने में दोगे? साइकिल कितने में दोगे? यही तो पूछते हो। लेकिन जब आप अपना चावल बेचने लेके जाते हो, जब आप अपना गेहूं बेचने लेकर जाते हो, जब आप अपना धान बेचने लेकर जाते हो, फिर क्या पूछते हो? कितने में खरीदोगे? अरे भाई अजीब बात है। तुम खरीदने जाते हो तो पूछते हो कितनों में दोगे, और तुम बेचने जाते हो तो पूछते हो कितने में लोगे। ये तो उल्टा काम चल रहा है। अरे या तो खरीदने वाला ही सब चीज का दाम तय करे, या तो बेचने वाला ही सब चीज का दाम तय करे। पूंजीपति जो चीज बना रहा, मैं माइक पर बोल रहा हूँ, माइक जिसने बनाया उसने इसका रेट तय किया। मोबाइल सामने लगी है, जिसने बनाया उसने इसका रेट तय किया। गाड़ी से मैं आया, गाड़ी जिसने बनाया उसने उसका रेट तय किया। इसका मतलब है देश में जो आदमी जो चीज बनाता है उसका रेट वही तय करता है। लेकिन हम किसान हैं, हम अनाज पैदा करते हैं, फसल पैदा करते हैं, हमारा रेट हमको तय करने का अधिकार आजादी के 75 साल में हमको नहीं मिला। कितने ज्यादा हम आजाद हो गए? आजादी के 75 साल में कितना आजाद हो गए हम कि 75 साल में अपनी फसल का रेट तय करने का अधिकार नहीं मिला। तो किसान मरेगा नहीं तो जिंदा बचेगा, इसलिए तो किसान मर रहा है, इसलिए तो किसान आत्महत्या कर रहा है। और जब किसानों ने कहा एमएसपी गारंटी कानून लागू करो, सरकार से समझौता हुआ, आज तक लागू नहीं किया, क्योंकि वो तो चाहते ही है किसान मरे। अरे मरेगा तभी ना जमीन अडानी अंबानी को देगा। अगर किसान को किसानी से फायदा होगा, किसान को अपनी खेती में फायदा होगा, तो किसान अपनी जमीन अडानी अंबानी को नहीं देगा, उसके लिए लड़ेगा। लेकिन जब किसान को घाटे में पहुंचाया जाएगा तो किसान चिल्ला कर कहेगा अरे कुछ नहीं हो रहा है, इससे अच्छा तो अडानी की 10,000 की नौकरी ही ठीक है। ले लो अडानी साहब जमीन और हमको एक नौकरी 10,000 की अपनी कंपनी में दे दो। इतनी बड़ी साजिश देश में किसानों के साथ चल रही। एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए, इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं और अपने परिवर्तन यात्रा का मुद्दा बनाया हुआ है। इसके साथ ही साथ साथियों, देश में रोजगार खत्म हो रहा है, एजुकेशन चौपट की जा रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल को बंद किया जा रहा है और पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही है। पहले ही खिचड़ी खिला खिलाकर प्राइमरी स्कूलों को चौपट कर दिया गया है, अब उसके बाद उन्हें बंद करने की तैयारी चल रही है। हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन इतना महंगा कर दिया कि किसान मजदूर की स्थिति नहीं है कि अपने बच्चे को डॉक्टर की कोचिंग भी करा ले। कोचिंग कराएगा तब वो नीट पास करेगा, तब वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेगा। कोचिंग कराने की औकात नहीं है तो परीक्षा कहाँ से पास करेगा, फिर पढ़ाई कहाँ से पढ़ेगा, फिर डॉक्टर कहाँ से बनेगा? वो तो बहुत बड़ा मामला हो गया है। तो देश में जो नौजवान है, अगर उसको पूछो क्या कर रहे हो, वो कहता सर बीटेक करके एमबीए कर रहे हैं। बीटेक करके एमबीए क्यों कर रहा है? क्योंकि बीटेक करने के बाद नौकरी नहीं लगी, इसलिए तो बीटेक के बाद एमबीए करना पड़ रहा है। नहीं तो लड़की वाला आएगा, बोलेगा लड़का क्या कर रहा है, तो लड़के का बाप बोलेगा कि लड़का बीटेक करके घर में बैठा हुआ है। तो ये बोलने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लड़की का बाप भी सोचेगा कि ये बीटेक करके घर में बैठा हुआ है तो इसको अपनी लड़की कैसे दे। पता नहीं खिला पाएगा कि नहीं खिला पाएगा, पाल पोस पाएगा कि नहीं पालन पोषण कर पाएगा। तो इसलिए फिर क्या होता, बीटेक के बाद एमबीए कर रहे हैं, इसके बाद ये कर रहे हैं, डिग्री लेते रहो, उसको बक्से में जमा करते रहो। रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म कर दिया।
पहले अनपढ़ लोगों को रोजगार था। पुराने जो लोग हैं उनको पता होगा, एक एक गांव से 10-10, 20-20 लोग रेलवे में, बीएसएनएल में रोजगार में जाते थे। अनपढ़ लोगों को रोजगार था, सरकारी नौकरी थी। आज ग्रेजुएट इंजीनियर को सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि नौकरियां खत्म कर दी गई और सब कुछ पूंजीपतियों के हाथों में दे दिया गया, सब कुछ ठेकेदारी प्रथा में दे दिया गया। 3 करोड़ से ज्यादा लोग तो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। गैर रजिस्टर्ड कितने हैं, उनकी आबादी तो बहुत बड़ी है। 3 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार है। ये स्थिति देश में पैदा कर दी गई। किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं? किसान परेशान, नौजवान परेशान, एससी परेशान, एसटी परेशान, ओबीसी परेशान, माइनॉरिटी परेशान, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार, व्यापारियों के ऊपर टैक्स पे टैक्स। किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं? देश को अंदर जो मध्यम वर्ग निर्माण हुआ, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, जो मध्यम वर्ग निर्माण हुआ, जो रीढ़ वाला है, जो खड़ा होता है और कहता है कि अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, किसी के बाप का नहीं खाते, इसलिए वो सही बात करता है। तो जो मध्यम वर्ग है, जो सही बात के लिए लड़ता है, उसको ही खत्म करने की तैयारी चल रही है, ताकि या तो पूंजीपति होगा या तो पूंजीपतियों की फैक्ट्री में गुलाम मजदूर होंगे। तो लड़ाई देश में कोई नहीं लड़ सकता है और पूंजीपतियों का राज पूरे भारत पर किया जाए। याद होगा आपको 2014 में मोदी जी ने कहा था, देश नहीं बिकने दूंगा। हमारे लोग बहुत खुश हो गए थे कि मोदी जी आ गए हैं तो देश बच जाएगा। लेकिन मन ही मन कसम खा लिया कि देश नहीं बचने दूंगा। एक एक चीज, रेलवे हो, बीएसएनएल हो, एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, एक एक चीज अडानी और अंबानी को देने का काम लगातार चल रहा है। औने पौने दाम पर देने का काम चल रहा है। और जब ये इनको दे रहे हैं, अडानी कोई चीज 200 करोड़ में खरीदेगा, अमेरिका वाली कंपनी बोलेगी हम 400 करोड़ देते हैं, हमें दे दो, तो देगा नहीं। अरे व्यापारी ये व्यापार करेगा, 200 करोड़ में खरीदा, 400 करोड़ में कोई खरीदेगा, उसको 200 करोड़ का मुनाफा होगा तो बेच देगा। इसका मतलब ये है कि भारत को विदेशियों के हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है और इसकी वजह से रोजगार भी खत्म हो रहा है और इसकी वजह से चर्चा निजीकरण की हो रही है। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण भी खत्म हो रहा है। निजीकरण तत्काल बंद होना चाहिए और निजी क्षेत्र में भी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण लागू होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर भी हम लोग यात्रा चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उद्योगपति डेवलप हो रहे हैं वो कोई अपने बलबूते डेवलप नहीं हो रहे हैं, वो सरकारी खजाने से डेवलप हो रहे हैं। सरकारी खजाना उनको दिया जा रहा है और सरकारी खजाना जनता का खजाना है, इसलिए सरकार की योजनाएं उनके यहाँ लागू होना चाहिए। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण निजी क्षेत्रों में भी लागू होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर भी हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ साथियों, देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है ईवीएम घोटाले का। इतना बड़ा बड़ा नुकसान करने वाला काम सरकार कर रही है। शेड्यूल कास्ट को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जा रहा है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जा रहा है, राजस्थान में घड़ा छूने की वजह से हत्या हो गई, रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति थे, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। शेड्यूल कास्ट पर बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। शेड्यूल ट्राइब को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है। ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। देश में इतने बड़े पैमाने पर 95-98% लोगों के साथ में नाइंसाफी करने वाली सरकारों को क्या डर नहीं लग रहा? इतनी बड़ी संख्या की आबादी के लोगों के साथ अन्याय करने वाले लोगों को क्या डर नहीं लग रहा है? उनको डर लगना चाहिए था, मगर डर क्यों नहीं लग रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है।
कि हम जनता के खिलाफ, देश के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, जनता अगले इलेक्शन में हमको हरा देगी, इसका डर लगना चाहिए था, मगर ये डर लग नहीं रहा। लग क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा करोगे तो क्या करोगे, नाराज हो जाओगे, और नाराज हो जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, कुछ नहीं हुआ है, उधर देखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, नाराज हो जाओगे तो हमको वोट नहीं दो, इससे ज्यादा क्या कर लो, वोट नहीं दोगे। वोट तुम नहीं दोगे तब भी हम तुम्हारा वोट ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? मशीन से ले लेंगे। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए पेपर ट्रेल लगाओ। पेपर ट्रेल लगा दी गई, मगर पेपर ट्रेल का रिकाउंटिंग 100% जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और न होने की वजह से चोरी पकड़ी जा रही है। आप जितना भी रिजल्ट आता है उठाकर देख लो, पहले आप देखो कितना वोट पड़े और फिर बाद में देखो कितना वोट निकले, आपको जरूर अंतर मिलेगा। पड़े वोटों में और निकले हुए वोटों में आपको जरूर अंतर मिलेगा। घोटाला देश में ईवीएम में हो रहा है, और अभी तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि आपका वोट बॉम्बे में है और आप यहाँ वोट, आपका वोट यहाँ है और आप बॉम्बे में रहते हो तो आपको वोट डालने के लिए आने की जरूरत नहीं है, बॉम्बे से आपका वोट यहाँ भेज दिया जाए। अभी तक तो घोटाला ही हो रहा था, अब महा घोटाला की तैयारी भी चुनाव आयोग ने कर लिया है। इसलिए साथियों, देश में संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है, और देश की बहुसंख्यक आबादी को अधिकार वंचित करने की और गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। इस साजिश के खिलाफ 52% ओबीसी के लोगों को खड़ा होना होगा, SC, ST, माइनॉरिटी सभी लोगों को, देश की बहुसंख्यक आबादी को खड़ा होना होगा और लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाहों को भी धरती पर पटकने का काम जब जनता खड़ी हो जाती है तो कर देती है। अगर यहाँ की जनता भी खड़ी हो गई तो इन षड्यंत्र करने वालों को जमीन पर लाया जा सकता है, और इस देश के जो असल बासिंदे हैं, असल मूल्यवासी हैं, वो इस देश की सत्ता और व्यवस्था अपने हाथ में ले सकते हैं। और हमें गर्व है ये कहते हुए कि जब हमारे पुरखों का राज था तो भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। जब हमारे पुरखों का राज था तब भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। आज भारत 200 यूनिवर्सिटियों में एक भी यूनिवर्सिटी भारत की नहीं। तो अगर फिर हमारे हाथ में देश की सत्ता आती है, व्यवस्था आती है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय लागू किया जाएगा, इंसाफ कायम किया जाएगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग करेंगे, ऐसी हमको आशा और अपेक्षा है। ये परिवर्तन यात्रा हमारी आज यहाँ पहुंची है, इसका आप लोगों ने स्वागत किया, समर्थन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ही परिवर्तन यात्रा 202 विधानसभेमध्ये जात आहे। ही परिवर्तन यात्रा कोणत्या अडाणीच्या, अंबानीच्या, कोणत्या आमदाराच्या, खासदाराच्या पैशावरती जात नाही। ही कोणत्या बीजेपी, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना, मनसेच्या पैशावरती जात नाही। कारण शत्रूचे पैसे जर आम्ही घेतले साथियो तर शत्रूच्या इशाऱ्यावरती काम करावं लागेल। म्हणून ही परिवर्तन यात्रा ओबीसीच्या, एससीच्या, एसटीच्या, मायनॉरिटीच्या घामाच्या पैशावरती काढलेली आहे साथियो। म्हणून या परिवर्तन यात्रेला सक्सेस करण्यासाठी ज्यांना ज्यांना शक्य आहे 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपये, 50 रुपये पासून ज्यांना शक्य आहे साथियो आपण मदत करू शकता। कारण आपण चाय